मज़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 5 का टॉपिक क्या है, एपेलेट ट्रिब्यूनल एनवायरमेंटल ट्रीटी एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि अपीलीय न्यायाधिकरण और पर्यावरण संधि तथा प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स एक एक करके इसको जानते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए ये फ्रेंड्स ये होता क्यों है। देखिए एनवायरमेंटल ट्रीटी प्रोटोकॉल क्यों बनाए गए हैं कि देखिए जैसे इन्वायरमेंट जो है, आपको पता है कि इन्वायरमेंट की कितनी ख़राब हालत हो चुकी है आजकल, तो हर एक देश में ऐसा ही हो रहा है। तो वो इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उन्होंने कई नियम बनाए हैं, तो उन सभी को हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है नेशनल एनवायरमेंटल एपेलाइट अथॉरिटी NEA। तो फ्रेंड्स देखिए ये है क्या। फ्रेंड्स अगर मैं इसको एक एक करके पढ़ता जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। आपको मैं सीधे ही बता दूंगा ये क्या है, इसमें आपको मेन में बता दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले फुल फॉर्म इसकी क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल एपेलाइट अथॉरिटी यानी कि NEA। अब देखिए ये है क्या। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जो NEA है यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल एपेलाइट अथॉरिटी जो है, ये पर्यावरण से यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो चुका है आजकल, हर एक देश की समस्या है, हर एक देश की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कड़े कदम उठाने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है कि इसमें क्या बताया गया है क्या कि जैसे कई देशों में, विश्व के आप वर्ल्ड के कई देश देख लो, वहाँ पे क्या है कि एक इन्वायरमेंटल कोड है। देखिए यहाँ पे लिखा ना एनवायरमेंटल कोड। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल कोड। ठीक है, देखिए कई देशों में इन्वायरमेंटल कोड जो है नेशनल लेवल पर बनाए जा चुके हैं। भारत में भी नेशनल लेवल पर ये बनाया था, एक इन्वायरमेंटल कोड बनाया था। क्यों बनाया था कि ताकि इसके लिए पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिसे लोग अच्छे से फॉलो कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एनवायरमेंटल कोड होता क्या है, वो एक देश का एनवायरमेंटल कोड होता है जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित, एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे काम देखे जाते हैं। ठीक है, दुनिया के कई देशों में देख सकते हैं आप एनवायरमेंटल कोड्स बने हुए हैं, इंडिया में भी बना था। ठीक है, अब देखिए जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी थी। ठीक है, उसने भी ये मान लिया था कि हाँ इंडिया में इंडिया में जो है एनवायरमेंटल कोड्स यानी कि पर्यावरण न्यायालय की आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत है। ठीक है, पर ये चलता रहा। ठीक है, ये चलता रहा, पर 2009 में यहाँ लिखा है ना, ऑल्दो द NEA। ठीक है, NEA फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में यहाँ पे NEA लिखा है, यहाँ पे आप NEA करना। ठीक है, तो एक्ट इज़ नाउ रिपील्ड इन व्यू ऑफ मैसेज ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2009। अब देखिए NGT 2009 में इनकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया, उसके आने से क्या है, इसे हटा दिया गया, यानी कि NEAA को हटा के उसकी जगह किसने ले ली, उसने ले ली NGT ने। ठीक है, तो यानी कि NEA यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल अपेलाइट अथॉरिटी क्या था, एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मान्यता प्राप्त, ठीक है, एक पर्यावरण न्यायालय था, यानी कि एनवायरमेंटल कोर्ट था। ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित सारे मामले देखे जाते थे। इसको किसने रिप्लेस किया, इसको किसने किया, NGT ने। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि NGT ने किसको रिप्लेस किया है, तो आप बता सकते हैं नेशनल एनवायरमेंटल अपेलाइट अथॉरिटी, जैसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है NGT। ठीक है, NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, NGT क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि जो NGT है वो कब लागू हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को, ये इसकी डेट लिखी हुई है। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को ये बना था, किसके एक्ट से, अंडर द NGT। ठीक है, एक्ट 2010। ठीक है, कब बना था, 18 अक्टूबर 2010, अंडर द NGT एक्ट 2010। ठीक है, किसने पास किया था इसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे जो है मान्यता दे दी थी, तो उसने NGT लेके आए। ठीक है, अब देखिए जैसे पहले ने ऊपर पढ़ा है कि NGT किसकी जगह पे आया है, वो आया है, ठीक है, NEAA के। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है,
इसमें है क्या, ये क्यों बनाया गया है एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, क्यों बनाया गया। अब देखिए जितने भी प्रोटोकॉल हो चुके, जितने भी बातें हुई, सब में एक ही बात कॉमन है कि पर्यावरण को, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना, इनको बचाना, ठीक है, सभी में एक ही बात की है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, जो नेशनल हमारी जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव तय किए, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्टिव तय किए कि जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, जंगलों की कटाई ना करा, जंगलों का संरक्षण, और इसके तहत उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिसका उल्लंघन करने वाले को, जिसको ना मानने वाले को इसलिए सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। इसको चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। द एंटिटी वाज एस्टैब्लिश, ये तो हो चुके हैं। द स्टेटेड objective of the central government was to provide a specialized forum for effective and speedy disposal of case pertaining to environmental protection, conservation of forest, and for seeking compensation for damage caused to people or property due to violation of environmental laws or conditions specified while granting permission। अब देखिए है क्या, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक तय किया, एनजीटी के द्वारा तय किया गया है कि सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा करना, और साथ में वनों का संरक्षण यानी कि क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इसके लिए उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं जिसको सभी को मानना होगा, ठीक है। अगर किसी ने ना माना तो उसको इसके तहत जो है वो इसके तहत उसको सज़ा सुनाई जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कुछ नहीं है, ये सिंपल सी बात है। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव रखा है, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी इज रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके चेयरपर्सन कौन है, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हेडक्वार्टर इन दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पे, ठीक है। अदर जुडिशियल मेंबर आर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, बाकी जो अदर मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। मेन की जो चेयरपर्सन है वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, जो अदर मेंबर है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, ठीक है। अब देखिए द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन द नेशनल कैपिटल भोपाल, ठीक है। अब देखिए कि जो इसका बेंच का मतलब क्या है कि उसकी वहाँ पे ब्रांच भी है, कहाँ पे है, ठीक है, ये रखी गई है न्यू दिल्ली में, ठीक है, विद द रीजनल बेंचेस इन पुणे। देखिए सबसे इसका जो बेंच है, मेन ब्रांच कहाँ पे है, दिल्ली में है। उसके बाद रीजनल ब्रांच कहाँ पे है, पुणे में, जो वेस्टर्न जोन बेंच है। भोपाल में क्या है, सेंट्रल जोन बेंच। चेन्नई में क्या है, साउथ बेंच। कलकत्ता में है ईस्टर्न बेंच। यानी कि अगर हम बात करें तो मेन बेंच कहाँ पे है, दिल्ली में, इनकी मेन हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है एनजीटी का। साउथ की बात करें तो चेन्नई में है, ईस्ट की बात करें तो कोलकाता में है, वेस्ट की बात करें तो पुणे में है, सेंटर की बात करें तो भोपाल में है। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये कभी नहीं पूछेंगे पेपर में एनजीटी के बारे में, ये बताइए वो बताइए, आप किसी से पूछेंगे बताइए इसकी ब्रांच कहाँ पे है, सदर्न ब्रांच कहाँ पे है, ईस्टर्न कहाँ पे है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था एनजीटी। देखिए मैं आपसे यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा बाकी वीडियोस की तरह कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं है। मैं आपको उतना यहाँ पे पढ़ाऊँगा जितना आपके एग्ज़ाम के लिए काम है। देखिए वैसे भी एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, और आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए काम के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या है, मैं आपको सिंपल से इसके बताने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी है, ठीक है, हम बचपन से लेकर, जब पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक हम जीते हैं, ठीक है, फिर मर जाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, यानी कि प्लांट लगाना चाहिए जो बड़ा होकर पेड़ बने, ठीक है। हमें एक प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है, कि ताकि वो बड़ा होकर पेड़ बन सके, ट्री बन सके। तो उससे होगा क्या, उससे हमारे एक पेड़ लगाने से, हमारे एक प्लांट लगाने से किससे फ़ायदा होगा, आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा होगा। क्या पता कल को वो हमें फ़ायदा दे दे, है ना। जैसे हमने कहीं पे प्लांट लगा लिया, वो कल को बड़ा होकर पेड़ बन गया, हमें वो फल देगा, फूल देगा, हमें छाया देगा, है ना, कितना कुछ देगा। तो मेरा मानना है कि हर एक बंदे को अपनी ज़िंदगी में एक जो प्लांट है, पौधा है, ज़रूर लगाना चाहिए कि ताकि वो बड़ा होकर पेड़ बने तो सबसे बढ़िया हो, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना आजकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्यों होता है। सबसे पहली बात है कि क्योटो प्रोटोकॉल का नाम क्योटो क्यों कहा जाता है। देखिए क्योटो क्या है, एक जगह है जापान में। देखिए द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो,
ठीक है। ये क्योटो क्या है, ये क्योटो एक जगह है, एक प्लेस है, कहाँ पे, जापान में है, ठीक है। तो इसे कब, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था, 11 दिसंबर 1997 को। फ्रेंड्स ये देखिए होता क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, दिमाग में आता है ये पता नहीं है क्या है, कुछ नहीं है। क्योटो का मतलब है जापान की एक जगह जहाँ पे एक संधि थी, एक वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसके बीच में पर्यावरण के ऊपर, एनवायरमेंटल से रिलेटेड कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ संधि हुई थी, ठीक है। तो कहाँ पे हुई थी, क्योटो जापान के अंदर। ये कब हुई थी, 11 दिसंबर 1997 को। तो ये कब से यानी कि कब से काम में आया, ये आया 16 फरवरी को, ठीक है। अब देखिए ऊपर से पढ़ते हैं, मैंने आपको मेन तो यहाँ पे बात बता दी है। ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि भारत के साथ है और कई सारे देशों के साथ कईयों ने मिलकर आपस में एक यहाँ पे क्या किया है, एक यहाँ पे एग्रीमेंट किया है, ठीक है। यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है उसने एक ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल करने को कहा था। देखिए यूनाइटेड नेशन के साथ आजकल सारे तकरीबन देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे उसने सोचा कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया जाए जिससे एनवायरनमेंट को बचा सके। फ्रेंड्स आप देखिए आजकल इतनी बुरी हालत हो चुकी है एनवायरनमेंट की, दिल्ली चले जाओ वहाँ पे आप ज़रा भी घूम नहीं सकते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों की आपकी हालत इतनी बेकार हो जाएगी कि वहाँ पे जाके इतनी ज़्यादा गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी ये हाल है, ऐसे 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है। सर्दियों में वैसे नहीं जा सकते, स्मोक का खतरा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब टाइम है हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना, ठीक है। देखें है क्या, ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है समझौता, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के देश हैं उन्होंने आपस में मिलकर एक समझौता किया था। कहाँ पे, क्योटो जापान में। क्यों किया था, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। क्योटो प्रोटोकॉल में है क्या फ्रेंड्स, देखिए ये हुआ क्यों था। अब देखिए तकरीबन 150 के यानी कि 150 के आसपास जो देश हैं, ठीक है, तकरीबन वहाँ पे जो देश हैं इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे देश देखे हैं कि कहाँ कहाँ से एनवायरनमेंट को खतरा है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे एक बात आती है द क्योटो फर्स्ट डेट, हाँ देखिए यहाँ पे बात आई है ग्रीन हाउस गैसेस की। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द क्योटो प्रोटोकॉल वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन नेशन मैंडेट कंट्री बाय कंट्री रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए एग्रीमेंट है, जिन देशों से ग्रीन हाउस गैस इससे प्रभावित होती है। मान लीजिए कोई देश है वहाँ पे इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा खतरा है, इतना ज़्यादा गंदा इन्वायरमेंट आ चुका है जिससे हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको खतरा है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, देखिए जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वहाँ पे क्या है, एक गैसों का घेरा बना हुआ है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑर्गन है, ये की तमाम गैसेस हैं जो क्या करेगी, हमारे पृथ्वी के यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर है जिससे हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, वो गैसें हैं जिसके कारण एटमॉस्फेयर यहाँ पे पृथ्वी पे अभी भी ज़िंदा है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए कि व्हीकल से, जैसे व्हीकल चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, तो उससे होता क्या है, व्हीकल चलाने से, गाड़ियाँ चलाने से है क्या कि पहली बात तो उसमें से जो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, सल्फ़र निकलेगी, वो जाके इसमें जाके चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, ठीक है, हमारे कहाँ पे है, ग्रीन हाउस गैस में, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर वहाँ पे जाके उसकी मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए तो क्या होगा, गर्मी हो जाएगी। क्योंकि CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो बहुत ज़्यादा गर्म गैस है, ठीक है, इसलिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल का क्या मतलब है कि वैसे देश, देखिए ये क्यों बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हमें अब ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट को बचाने की, इसलिए आप एक ऐसा एग्रीमेंट करिए जिससे कि एनवायरनमेंट को बचा सके। अब इन्होंने तकरीबन 150 कंट्रीज़ के आसपास जो हैं उनके बीच में इनकी ये देखा कि कहाँ से जो है कि एनवायरनमेंट को खतरा है। अब उस खतरे को जांचने के लिए इन्होंने क्या किया था, उस खतरे को देखने के लिए क्या किया था यहाँ पे, तो इन्होंने जिस देश में, देखिए कुछ देश में ज़्यादा गैसेज निकलती है जो हमारे ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती हैं, कुछ देश में कम निकलती हैं, ठीक है। तो कितने कितने सालों से हो रही है, सब कुछ यहाँ पे देखा गया है। तो सिंपल से यह मतलब है कि ग्रीन हाउस जो गैस है उसका जो एमिशन हो रहा है, जो उसको नुकसान हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक यहाँ पे एग्रीमेंट करना, ठीक है। ये था क्योटो प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल क्या है देखिए, द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस ऑन जेनेटिक सोर्सेज एंड द फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, दिस इज एग्रीमेंट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है कुछ नहीं है, देखिए ये सबसे पहले ये कब हुआ था, देखिए नागोया प्रोटोकॉल क्या है, नागोया का मतलब क्या है कि ये अक्टूबर, यानी कि ये कब हुआ था, 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2010 में नागोया जापान में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, नागोया जापान में एग्रीमेंट हुआ था, तो ये फोर्स में कब आया, 2014 में। आप देख सकते हैं कि 2010 में एक एग्रीमेंट हो रहा है, 2014 में उसको फोर्स में लाया जा रहा है इतनी देर बाद। ठीक है, तो 90 days after the deposit of the 50 instrument of approval, its objective is the fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of genetic resources, thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity। देखिए नागोया प्रोटोकॉल क्यों किया गया था, पहली बात तो ये जापान में किया गया है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है करने का, यहाँ पे सिंपल सी एक बात की गई है, देखिए कि यहाँ के इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ऐसे संसाधनों का उपयोग करना, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिससे पर्यावरण को, जिससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि आजकल देखिए जो आपने अपने घरों में बल्ब देखे होंगे, पहले जो येलो लाइट के बल्ब थे, है ना, तो येलो लाइट के जो बल्ब है उसमें से इतनी गर्मी निकलती है, आपने देखा। ठीक है, वहाँ से इतनी गर्मी निकलती है, तो उससे क्या है, उससे ग्रीन हाउस गैसेस को खतरा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अभी इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे CFL बल्ब लगा दिए हैं, LED लाइट्स आ गई हैं, कि ताकि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि यहाँ पे एनवायरनमेंट को कोई भी खतरा ना हो। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, नागोया जापान की जगह है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था 2010 में, लागू है 2014 में। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि ऐसी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि नुकसानदायक हो। ठीक है, देखिए गोल्स क्या है नागोया प्रोटोकॉल के, एडॉप्शन ऑफ ए न्यू 10 ईयर स्ट्रेटेजी। देखिए 10 ईयर स्ट्रेटेजी बना के चलना, प्लान टू गाइड इंटरनेशनल एंड नेशनल एफर्ट्स टू सेव बायोडाइवर्सिटी थ्रू इन्हेंस्ड एक्शन टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते क्या है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे जैव विविधता पर कन्वेंशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्रवाई के माध्यम से जैव विविधता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए 10 साल की योजना। देखिए 10 साल की योजना बनाई गई थी, क्यों, कि ताकि इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर ऐसे प्रयास किए जाएँ। ठीक है, ऐसे काम किए जाएँ, ऐसे एफर्ट्स किए जाएँ जिससे क्या है कि हमारी जो जैव विविधता है, यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, जिसमें इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे सभी जो सुरक्षित रहने चाहिए। ठीक है, जो सांस लेने वाले प्राणी हैं वो बायो के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ भी नुकसान ना हो, उनके लिए फ़ायदेमंद हो, इसलिए 10 ईयर स्ट्रेटजी अपनाना। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ए रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी दैट प्रोवाइड्स द वे फॉरवर्ड टू ए substantial increase to current levels of official development assistance in support of biodiversity। यानी कि देखिए एक रणनीतिक योजना बनाना। फ्रेंड्स देखिए, चाहे आप कोई युद्ध करने जा रहे हो, चाहे आप कोई पेपर देने जा रहे हो, बिना रणनीति का कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बिना रणनीति का कुछ नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि ऐसी स्ट्रेटजी अपनाना। ठीक है, कैसी स्ट्रेटजी बनाना, जिसका है कि एक रणनीति बना के चलना, स्ट्रेटजी बना के चलना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके इन्वायरमेंट का। ठीक है, ये पता लगाना है कि अगर हम इन्वायरमेंट की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए कौन कौन से रास्ते खुलने चाहिए। ठीक है, कुछ वे तो होना चाहिए ना। आप ये कह दो कि मैं एग्ज़ाम को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो आपने स्ट्रेटजी बना ली, पर रास्ता कैसे है, कैसे जाओगे वहाँ पे, कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करोगे, कौन सी स्ट्रेटजी बनाओगे, कितने घंटे पढ़ोगे, वही तो आपका रास्ता डिसाइड करेगा ना, वही आपका वे डिसाइड करेगा। यही बात तो यहाँ पे की गई थी कि हमने ये सोच लिया कि हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, पर उसे कैसे बचाया जाए, तरीका भी तो आना चाहिए ना, ये तरीके यहाँ पे डिसाइड करना। ठीक है, क्लियर। A new international protocol on access to and sharing of the benefits from the use of genetic resource of the planet। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रह के अनुवांशिक
संसाधनों के उपयोग से लाभों के उपयोग और साझा करने पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक न्यू इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को बनाना। प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? देखिए प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल, यानी कि जब हम रूल्स बनाते जाते हैं जो उनका सेट होता है वो होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इंटरनेशनल तौर पे एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाना, एक ऐसा नियम बनाना, ठीक है, जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना कि जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, सबको मानना हो। ठीक है, ये तो है नहीं यहाँ पे प्रोटोकॉल करके आ गए, वहाँ पे कोई उसकी बात मान नहीं रहा, ऐसे नहीं है। ठीक है, द नगोया एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल, दिस इज कॉल्ड द न्यू ABS रूल, ABS की रूल। ठीक है, द इंटरनेशनल रिजाइम ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स कम आउट। अब देखिए एक नया ABS रूल्स बना दिया गया है। ठीक है, ABS रूल क्या है? जिसे लाभ साझाकरण प्रोटोकॉल कहेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक नया ABS रूल बनाया गया है। ठीक है, द TT इज़ ए प्रोटोकॉल ऑफ द मेन कन्वेंशन लेज डाउन बेसिक ग्राउंड रूल्स ऑन द हाउ नेशन कोऑपरेट इन ऑब्टेनिंग जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम एनिमल टू प्लांट्स एंड फंगी। देखिए यह संधि मुख्य सम्मेलन के लिए एक प्रोटोकॉल है और बुनियादी आधार नियमों की व्याख्या करता है कि कैसे राष्ट्र जानवरों से पौधों और कवक तक आनुवांशिक संसाधन प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताइए कि चाहे किसी देश का कोई जानवर हो, चाहे वहाँ पे पौधे हों और चाहे वहाँ पे फंगी यानी कि कवक हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आनुवांशिक संसाधन, ठीक है, क्या करते हैं, आनुवांशिक संसाधन यानी कि जेनेटिक रिसोर्स वहाँ पे वो देते हैं, सहयोग करते हैं कि ताकि इसके आधार पर क्या है आप इन्वायरमेंट को सुरक्षा प्रदान कर सके। देखिए प्लांट्स कैसे करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में क्या है, अगर आप देखिए जगह जगह पे प्लांट्स लगा दोगे तो आप इन्वायरमेंट की सुरक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब हम CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर हम ऐसे लगाते हैं, वो वाले पेड़ लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि CO2 की मात्रा कभी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, नीचे है प्लीज़ note that countries could not reach to legally binding protocol yet it outlined how the benefit arising example। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए और आपको सिंपल बताता हूँ कि क्या है कि देश कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल तक पहुँच नहीं सकते। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर देश को ये बाध्यकारी हाँ आप इस चीज़ को अपनाइए, क्योंकि हर देश की कंडीशन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, किस देश में ज़्यादा एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, किस देश में कम है। ठीक है, तो इसलिए सभी पे दबाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये तो हो गया नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि COP। देखिए ये है क्या, सबसे पहली बात है जो ये कब बना था, ठीक है, ये कब बना था, ये देखिए द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन द सुप्रीम बॉडी ऑफ द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये क्यों लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पे है क्या, मेन बात क्या है, यहाँ पे क्या एक सम्मेलन किया गया था। ठीक है, किसके लिए, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का। यहाँ पे ये देखा गया था कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, जलवायु किसी जगह की कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्री आर मेंबर। ठीक है, इसके क्या है, दुनिया के देखिए कई जो देश हैं इसके मेंबर हैं। जुलाई 2001 तक इसके 185 कंट्रीज इसकी मेंबर बन चुकी हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की 1 जुलाई 2001 तक इसकी जो है 185 देश के मेंबर बन चुके हैं। द कन्वेंशन एंटर्स इनटू फोर्स इन 90 डेज आफ्टर दैट कंट्री रेटिफाइड इट्स। अब देखिए जो ये कन्वेंशन है ये किसी देश के लिए 90 दिनों के लिए लागू होता है, यानी कि अगर कोई देश इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो इसमें कन्वेंशन हुई है वो 90 दिनों के लिए, जो इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का जो ऑब्जेक्टिव है किसी देश के ऊपर 90 दिनों के लिए लागू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देश इसकी पुष्टि करता है, यानी कि अगर किसी देश को इसका मेंबर बनना है तो पहले 90 दिनों के लिए उसको इसकी पालना करनी होगी। इसके बाद फिर उन्हें लगता है कि हाँ हम इसके मेंबर बन सकते हैं, तो उनको यहाँ पे जगह मिल जाती है। ठीक है, द COP हेल्ड इन फर्स्ट सेशन। देखिए सबसे पहले सेशन का 1995 में किया गया था और आगे भी अभी जारी है। ठीक है, इसकी मेन बात पे आते हैं, मेन बात इसकी है क्या। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है द एक्सपीरियंस गेज इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड द करंट स्टेट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए कोई देश है,
कोई भी देश है, वहाँ पे जाके ये चेक करना है पहली बात कि वहाँ पे इन्वायरमेंट को कितना खतरा हो रहा है, क्या वाकई हो रहा है, क्या कम हो रहा है, कितना हो रहा है, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, सब कुछ देखना। फिर वहाँ पे देखना कि उस देश में से इन्वायरमेंट को कौन सी चीज़ से ज़्यादा खतरा है, कौन सी गैस वहाँ से ज़्यादा निकल रही है, उसमें कटौती करना। ठीक है, मान लीजिए कोई देश जो CO2 ज़्यादा यहाँ पे भेज रहा है पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, उसको कम करना। ठीक है, पहली बात तो यही जांचना कि इस देश में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट को क्या क्या खतरा हो रहा है, किस देश से कहाँ से खतरा हो रहा है। जैसे CO2 की मात्रा अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अमेरिका से क्या है, CO2 सबसे ज़्यादा निकलता है, तो जिससे इन्वायरमेंट को खतरा है। तो ऐसे जांचना कि पूरे देश में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको कम करना। तो ये था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी का प्लान। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे सेम ही हैं। क्यों सेम है? क्योंकि सभी का एक ही मकसद है कि पर्यावरण की रक्षा करना। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप कार्बन फंड यानी कि PCF, रिकग्नाइजिंग दैट द ग्लोबल वार्मिंग विल हैव। देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बैंक ने प्रूव किया। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के तमाम देश जो हैं वो सारे इसकी चपेट में आए हुए हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे देखा है कि जो मेरे मेंबर हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं कंट्रीज़ के, जो जिनको वर्ल्ड बैंक पैसे उधार देता है, ठीक है, जिससे वर्ल्ड बैंक से पैसे बोरो करते हैं कंपनी के, ठीक है, उसने क्या किया है, एक वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है, अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द, ठीक है, किसके लिए, प्रोटोटाइप कार्बन फंड यानी कि PCF। अब देखिए प्रोटोटाइप कार्बन फंड क्या है। हमारे देश में देखिए पूरी दुनिया में पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें क्या है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जाए जिसमें क्या है कि जो देश हैं, जैसे ठीक है, जो कुछ देश हैं वो उसकी हेल्प करें, उसमें थोड़े से पैसे डालें, तो इन्वेस्ट करें उसमें, कि ताकि ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाए। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि PCF बना दिया, प्रोटोटाइप कार्बन फंड बना दिया। क्यों? कि ताकि उसमें कुछ इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिससे उनको खतरा हो रहा है उनको रिड्यूस किया जाए। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसको बचाना, हाई क्वालिटी से बचाना। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को, जिन गैसों से खतरा है उनका बहुत कम इस्तेमाल कर देना, कि ताकि एक हाई क्वालिटी ग्रीन हाउस गैस हो सके। ठीक है, तो ये बात है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि JI। अब देखिए JI प्रोजेक्ट क्या है। JI प्रोजेक्ट आर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वन इंडस्ट्रियल कंट्री टू इन्वेस्ट इन अनदर इंडस्ट्रियल कंट्री एंड रिटर्न ऑब्टेन एमिशन रिडक्शन। देखिए है क्या कि एक औद्योगिक देश के लिए, एक औद्योगिक देश में निवेश करने के लिए एक साधन है और बदले में उत्सर्जन की कमी लाता है। जैसे देखिए इन कटौती का उपयोग कम लागत पर अपनी कमी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। देखिए है क्या, मान लीजिए कोई एक देश है, वो दूसरे देश में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो वो वहाँ पे अगर उसने कोई फैक्ट्री लगाने हैं तो वहाँ पे वो ऐसी फैक्ट्री लगाए जिससे उसके देश को, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को कोई भी खतरा ना हो। अगर वो कोई काम करने जा रहा है तो कम से कम खतरा हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी कि CDM। देखिए आर्टिकल 12 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल डिफाइंस दैट द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, द पर्पस ऑफ द CDM इज कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए है क्या कि जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है इसमें CDM में है क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि एक टिकाऊ विकास, एक ऐसा विकास जो हमेशा के लिए बना रहे, जिसको बदलने की बार बार ज़रूरत ना हो। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, हमें उसके लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए जो हमेशा ही काम आए। ये ना हो कि आज एक कदम उठाया, 2 महीने बाद फिर बदला, 1 साल बाद फिर बदला, ऐसे नहीं है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसे नियम बनाना, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिससे जो एक बार जो एक ही बार में जो हम काम कर रहे हैं वो हमेशा के लिए चलता रहे, ऐसा विकास करना। ठीक है, तो इसका यही मतलब था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है ये, इन 1987 27 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज साइन दिस एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर बाय लिमिटिंग द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, फाइंडिंग अल्टरनेटिव एंड हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू बी सेम। अब देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मॉन्ट्रियल
जो प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में किया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 27 जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी उद्योगपति जो कंपनियाँ हैं, उन्हें एक एग्रीमेंट पे साइन किया था कि हम, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, एटमॉस्फेयर की सुरक्षा करेंगे, ठीक है। हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे जो ओजोन लेयर को खतरा कम हो। जहाँ पे बात आई ओजोन डिप्लेटिंग की, डिप्लेटिंग क्या है? देखिए, मान लीजिए कि हम घरों में एसी का इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं सड़कों पे, ठीक है। वहाँ से जो नाइट्रोजन निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ये सारी एटमॉस्फेयर में घुल के कहाँ पे जाती है? हमारे ग्रीन हाउस गैस की तरफ, हमारे ओजोन परत की तरफ। ये जब वहाँ पे जाके जो गैसें चिपक जाती है ओजोन परत के ऊपर, चिपकने से क्या है, जिसके ऊपर प्रभाव डालते हैं जो ग्रीन हाउस जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है। डिप्लेट मतलब क्या है? वो पतली हो रही है। ओजोन डिप्लेट मतलब क्या है कि ओजोन लेयर का पतला होना। अगर वहाँ पे नाइट्रोजन गैस जुड़ जाएगी, वहाँ पे अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड वहाँ पे गैस जुड़ जाएगी, ठीक है, वो वहाँ पे ओजोन लेयर को पतला कर देगा, जिससे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट जो उनकी जो किरणें हैं, ठीक है, तो वो सीधे ही धरती पे आ जाएगी, जिससे गर्मी भी बढ़ जाएगी और हमें तरह तरह की बीमारियाँ भी लग जाएंगी। तो उन्होंने 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था कि ताकि एग्रीमेंट किया कि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे ओजोन लेयर को कम से कम खतरा हो, ठीक है। ये मीटिंग कहाँ हुई थी? ठीक है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ। देखिए यहाँ पे लिखा है अर्थ समिट। द मीटिंग held at Rio de Janeiro, Brazil in 1992 by the United Nations Conference of the Environment and Development, laid principle for reducing greenhouse emission। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अर्थ समिट हुआ रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, वहाँ पे भी इसी की बात की गई, ग्रीन हाउस एमिशन की, यानी कि उन चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है, जिससे क्या है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम खतरा हो, ठीक है। एक हिस्टोरिकल ग्लोबल ग्रीन गैस एमिशन एग्रीमेंट साइन इन किगैली। देखिए किगैली में भी किया गया था। ये फ्रेंड्स आप इसको एक बार पढ़ लेना। जितने भी यहाँ पे, अब ये देखिए, जितने भी यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुए हैं वो एक ही चीज़ को लेके हुए हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना। कैसे बचाना? कि जो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको बचाने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम खतरा हो। द इन्वायरमेंटल एक्ट 1968, देखिए यहाँ पे क्या है, दिस एक्ट डील विद द रेगुलेशन ऑफ द एयर वाटर सोil क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग नॉइस। देखिए इन्वायरमेंटल जो एक्ट था 1968 का, वहाँ पे क्या गया था कि जो अर्थ की जो रेगुलेशन, देखिए जो जैसे अर्थ पे जो एयर है, वाटर है, सोइल है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, तो जिससे जो पोल्यूटेंट है, जो पोल्यूशन फैलाते हैं, नॉइस पोल्यूशन को बीच में मिला के उसके ऊपर कंट्रोल करना। द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है, द डील विद द रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग। ये ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है कि अगर कोई देश किसी देश में व्यापार कर रहा है, कुछ बना रहा है, इससे क्या इंसान की या और किसी जानवर को कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 आया था। इसमें क्या है कि वाटर क्वालिटी को चेक करना, ठीक है, वाटर क्वालिटी को चेक करना। ये आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मुश्किल से डाटा ढूंढ के निकाला, आपको यह डाटा कहीं नहीं मिलेगा, एक एक लाइन में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, ठीक है। ये कहिए एक्ट सेम ही है कि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है, इन्वायरमेंटल की स्टेबिलिटी बना के रखना है। स्टेबिलिटी क्या है? जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन, 21% क्या है? ऑक्सीजन, 0.03 क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी गैसें जो बनी हुई हैं, जिसका जितना संतुलन है, बैलेंस है, उसको स्टेबल करके रखना। नेक्स्ट है सम इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे मैं आपको मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बता दिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ, इसको आप अच्छे से करिए। वीडियो एक बार समझ में ना आए 2 बार करिए, 3 बार करिए, ठीक है। इसको साथ साथ लिखते जाइए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए 1979 जिनेवा कन्वेंशन ऑन, देखिए सबसे पहले क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। 1979 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन के लिए,
ठीक है। 1984 में एक जिनेवा प्रोटोकॉल हुआ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ द कोऑपरेटिव प्रोग्राम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। 1985 में हेलसिंकी प्रोटोकॉल हुआ, 1988 में सोफिया प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है। 1991 में जिनेवा प्रोटोकॉल हुआ, 1994 में ओस्लो प्रोटोकॉल हुआ। अब इसको साथ साथ पढ़ते जाए फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। 1998 में एरोस प्रोटोकॉल हैवी मेटल्स के लिए, 1999 में फिर एरोस प्रोटोकॉल हुआ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, 1999 में गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल हुआ अबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए, ठीक है। ये तो हुआ क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए। अब क्लाइमेट चेंज के लिए, यानी कि ये प्रोटेक्शन क्यों हुआ था, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए क्यों हुआ था ये एग्रीमेंट, कि ताकि हमें क्लाइमेट को अपने प्रोटेक्ट करना है। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, जैसे जलवायु बदल रही है, हवा पानी बदल रहा है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में होता, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस एग्रीमेंट 2060 में, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, CBD हुआ था 1982 में। नागोया प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, 2010 में। कार्टाजीना प्रोटोकॉल हुआ था 2000 में, ठीक है। नागोया कोला प्रोटोकॉल हुआ था 2010 में, ठीक है। स्टैट्यूज ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का हुआ था, यानी कि IUCN कब बना था ये, ठीक है, 1948 में। IUCN हर साल एक रेड लिस्ट जारी करती है, आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, एक रेड लिस्ट जारी करती है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से जानवर खतरे की घंटी में है, ठीक है, कौन से रेड लाइन में है, कौन से जानवर ख़त्म होने वाले हैं। अब देखिए कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड, ठीक है, रामसर कन्वेंशन है। यहाँ पे जितने कन्वेंशन है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार देख लेना, वीडियो को पॉज करें, आप इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसे याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। देखिए वियना कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था डिप्लेट ऑफ द ओजोन लेयर 1987 में, जो अपने ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ है, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा है, क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा है, ठीक है, फ्लोरा फोला के लिए कौन सा है, और ओजोन लेयर के लिए कौन सा है, ताकि आपको मिक्स ना हो यहाँ पे। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब देखिए इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है क्या, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए कि पर्यावरण की प्रॉब्लम्स है क्या। देखिए ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन का क्या मतलब है कि जो ओजोन लेयर है उसका पतला होना, ठीक है। देखिए ओजोन लेयर डिप्लेशन अर्थ इज डिवाइड इनटू 3 रीजन। देखिए जो ओजोन लेयर है वो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें वैसे 5 लेवल हैं, 5 लेवल्स है, ठीक है। तो इसमें से जो 3 लेवल हैं वो ओजोन लेयर के अंदर आते हैं। कौन कौन से, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर। सीधा ही क्वेश्चन बनता है, बताइए ओजोन लेयर के अंदर कौन से 3 लेवल आते हैं एटमॉस्फेयर के, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, देखिए ये धरती से, यानी कि जो हमारा जो अर्थ का सरफेस है उससे 10 से 50 किलोमीटर हम ऊपर जाएँ तो स्ट्रेटोस्फेयर वहाँ पे है। तो वहाँ पे कौन सी पहली जो परत आएगी, स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है। ओजोन गैस की हम बात करें तो ओजोन गैस किससे मिलकर बनता है, O3 से, यानी कि ऑक्सीजन के एटम से। यहाँ पे लिखा है ना ऑक्सीजन O3। O3 का मतलब क्या है कि अगर हम ऑक्सीजन को 3 बार आपस में मिला दे तो क्या बनेगा, O3, जिससे क्या बनेगा, जिससे हमारा बनेगा ओजोन लेयर, ठीक है। अब है क्या ओजोन लेयर का काम क्या है, ओजोन लेयर क्या करती है कि जो अल्ट्रा वायलेट जो UV रे है, जो UVB रे है, जो अल्ट्रा वायलेट जो हार्मफुल रे है, कहाँ से निकलती है, सूर्य से निकलती है, सन से निकलती है, सूर्य की किरणों से निकलती है। अगर देखें कि सूर्य से निकलने वाली किरणें डायरेक्ट हमारे ऊपर धरती पे आ जाएं तो हमें उससे स्किन कैंसर तक का खतरा हो सकता है। तो ओजोन लेयर क्या करता है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करता है। जब सूर्य से किरणें जब निकलती है तो वो ओजोन लेयर से, जो धरती के ऊपर जो बना हो ना हमारा जो ओजोन लेयर बना हुआ है, एक सुरक्षा कवच है, ठीक है, वहाँ से सूर्य की किरणें ओजोन लेयर पे पड़ती हैं। ओजोन लेयर सूर्य की किरणों को, सनलाइट को हमें फ़िल्टर करके भेजती है, ठीक है, जिससे हमें कोई ख़तरा ना हो। ओजोन इज़ फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन से बनता है। इतना फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देखिए ओजोन कहाँ से किससे बनी, ऑक्सीजन से बनी है, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन होता कहाँ से, देखिए ओजोन डिप्लेशन कहाँ से हो रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या है, इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल से मैं बात बता दूँ क्या है। ओजोन डिप्लेशन हो कहाँ से रहा है, व्हीकल से जैसे निकल रही है नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत हानिकारक गैसें हैं जो एंड में कहाँ जाएंगे। जैसे हम देखिए पराली जला देते हैं, खेतों में होते हैं ना पराली, खेत में फसल कटने के बाद जो आग लगा देते हैं, ठीक है, उसको जला दिया।
किसी भी तरह से धुआं जो निकलता है वो जाएगा एटमॉस्फेयर में, वो जाएगा ओजोन लेयर में, वो करेगा उसको डिप्लेट यानी कि करेगा पतला, जिससे नुकसान किसे, हमें नुकसान ही है। ठीक है, हम करते हैं हाँ इतनी गर्मी पड़ेगी, इतने ये हो गया, इतने वो हो गया, तो उसके जिम्मेवार भी तो हम ही हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब देखिए इफेक्ट क्या है, अगर यानी कि ओजोन लेयर जो पतली हो रही है, डिप्लेट हो रही है, उसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। देखिए इंसान और जानवर के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्थ खतरा है। ठीक है, अगर सूर्य की देखिए किरणें सीधी पड़ जाएं तो हमें क्या है, स्किन कैंसर हो जाएगा, कई तरह की डिसीज़ हो जाएंगी, हमारी जो आंखें हैं उसमें बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑन टेरिटोरियल प्लांट्स, जो धरती के ऊपर प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे सारे। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो भी ख़राब हो जाएगा, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, जो हाइड्रोस्फेयर है, जितने भी प्राणी रहते हैं सारे उसमें उनको नुकसान हो जाएगा। जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। एयर क्वालिटी वैसे ही ख़राब है, दिल्ली चले जाओ वहाँ पे क्या है, एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी जो चेक होती है ना, एयर क्वालिटी में देखिए 2 तरह के कण पाए जाते हैं, कौन कौन से, PM10 और PM2.5। ठीक है, PM2.5 और PM10 क्या है, ये बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे ये कण हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सांस के जरिए चले जाते हैं, जो हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मैंने पहले भी कहा था, आपको फिर से बता दूं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग है क्या, यानी कि विश्व की गर्मी का बढ़ना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सिंपल सा। जैसे हम अपने घर में नहाने के लिए, जैसे हम बाथरूम में बाल्टी या टब को लगाते हैं पानी भरने के लिए। ठीक है, वहाँ पे बाल्टी लगा, अब जितनी बाल्टी का लेवल बना हुआ है उतना पानी उसमें आ जाएगा, उससे बाहर पानी का क्या होगा, बाहर पानी जो है वो अगर उसमें भरता रहे तो पानी बाहर गिर जाएगा ना। यानी कि एक बाल्टी के अंदर जितना पानी आ गया ठीक है, बाहर बाकी तो पानी बाहर ही आएगा। यही बात तो यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, समुद्र में हो रहा है। समुद्र का पानी का लेवल इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, उससे बाढ़ का खतरा है सही भी जगह पे। देखिए अपने घरों में हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, इतनी गर्म हवा निकलती है, ऊपर से इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, व्हीकल्स आ रहे हैं। ठीक है, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, उससे धुआं निकलता है। ठीक है, तो अननेसेसरी तरीके से काफ़ी जो गैसें निकलती हैं, जो जिससे क्या हो रहा है, जिससे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इससे क्या है, ये सारी जो हवा गर्म होके जो ग्लेशियर हैं, जो पानी के जो बर्फ़ के जो ग्लेशियर बने हैं उसके ऊपर गर्म हवा जा रही है, तो जिसके कारण क्या है, वो ग्लेशियर दिन रोज़ पिघलते हैं। पिघलने से क्या है, पिघलने से जो पानी बन जाते हैं, पानी वो समुद्र में समा जाता है। यानी कि जो इन्वायरमेंट, जो एयर जो गर्म हो जाती है, गर्म होने से वो क्या है, वो जाती है ग्लेशियर पे, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ों पर। बर्फ़ के पहाड़ों पर गर्म हवा जाएगी, वो ऑब्वियसली उसकी जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, बर्फ़ बनेगा, पानी पानी जाएगा समुद्र में। अब देखिए समुद्र का जितना लेवल पहले बना हुआ है, जितना पानी उसके अंदर है, अगर बर्फ़ वाला पानी उसमें पानी बन के आ जाए तो उसका लेवल तो बन जाएगा ना। जैसे घर में एक बाल्टी या टब हम पानी का भर दें तो जितना लेवल है वो भर जाएगा, बाकी तो बाहर फेंक देगा। ऐसे समुद्र का जो पानी अगर एक लेवल इसका बढ़ गया तो बाकी पानी कहाँ पे जाएगा, जो उसके आसपास जो देश हैं, जो जगह लगती है वहाँ पे उसका पानी चला जाएगा, उससे बाढ़ आ जाएगी। तो दुनिया भर में बाढ़ का यही तो खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो फैक्ट में ये तो सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खतरा है। देखिए आप चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, वहाँ पे इतना ज़्यादा खतरा हो रहा है हर एक चीज़ को। किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। अब देखिए दुनिया भर में देश कितने साल हो चुके हैं, ठीक है, कई साल हो चुके हैं, तो दुनिया भर के जो देश हैं इस खतरे को लेकर बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि अगर इसे ना बचाया गया तो आगे जाके खतरा हो सकता है। तो बस वही बात है कि दुनिया भर में कितने ही हमने एग्रीमेंट किए हैं, कई देशों में मिलके भी किए हैं। क्यों किए हैं, कि ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। देखिए इन्वायरमेंट में अगर आप सांस ही ना ले पाओ तो फ़ायदा क्या उस बात का, है ना। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, इंटरनेशनल मोस्ट डे फॉर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ। ठीक है, देखिए
इंटरनेशनल मोस्ट ऑफ द डे फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है, देखिए दुनिया मतलब कि इंटरनेशनल तौर पर हम कौन कौन सा डे मनाते हैं एनवायरनमेंट के लिए। देखिए जनवरी की बात करें तो इसमें आएगा नेशनल साइंस फिक्शन डे, ठीक है, जो आता है 26 जनवरी 2019 को, अभी जो आया था, ठीक है। 26 जनवरी जो हमारा भारत का गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। वर्ल्ड आफ्टर डे कब आता है, 10 जनवरी को नेशनल यूथ डे आएगा, 12 जनवरी को। फरवरी में आएगा वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। मार्च में क्या आएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है कि 3 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे यानी कि 17 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि मार्च 20 को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी कि मार्च 21। ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, ह्यूमन राइट डे कहाँ से शुरू हुआ था, साउथ अफ्रीका से, ये कब मनाया जाता है, मार्च 21 में। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। अप्रैल में मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि अप्रैल 7 को। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे यानी कि अप्रैल 17 को, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट एंड साइट्स, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद अर्थ डे है 22 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे है 25 अप्रैल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मनाए जाते हैं अप्रैल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मई महीने की, ठीक है। देखिए वर्ल्ड आफ्टर डे कब आएगा, फर्स्ट संडे ऑफ द मई, ठीक है, फर्स्ट संडे ऑफ द मई को आएगा वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट, वर्ल्ड आफ्टर डे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक 10 जनवरी को भी आता है, एक आएगा मई महीने में आएगा फर्स्ट संडे ऑफ द मई, ठीक है। इंटरनेशनल वर्कर डे कब आता है, 1 मई को। इंटरनेशनल नो डाइट डे कब आएगा, 6 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज आएगा 15 मई को। प्लांट कंजर्वेशन डे आएगा 18 मई को, 18 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। वर्ल्ड और एंटरिंग डे आएगा 24 मई। वर्ल्ड थायराइड डे आएगा 25 मई। वर्ल्ड नो टोबैको डे आएगा 31 मई। मेमोरियल डे लास्ट मंडे ऑफ द मई। जून में आएगा नेशनल कैंसर डे सर्वाइवर डे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे बोलता जाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम हो उस दिन देख लेना कि कौन सा डे है, ठीक है। ये जुलाई के दिन है, ये अगस्त के दिन है, ठीक है, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, आंसर आएगा सी, सेक्स रेशो। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, आंसर आएगा सी, क्लाइमेट चेंज से। बाय द ईयर 2022, ठीक है, द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू इंस्टॉलिंग, ऑप्शन नंबर सी 20,000, ठीक है, मेगावाट ऑफ सोलर पावर, यानी कि 20,000 मेगावाट की बिजली बनाना सोलर पावर से, ठीक है। G5 आर द 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमर्जिंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ G5, कौन सा पार्ट नहीं है G5 का, डी कोरिया, ठीक है। मैच का लिस्ट करना है, आप ये देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। इन द रिसेंटली लॉन्च एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडिंग, आंसर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेंड्स ये पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ये देख सकते हैं कि इतने इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसमें आपको कोई भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन विच ऑफ द कंट्रीज पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन यूनियन। एज पर नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2030, आंसर का ऑप्शन नंबर